Hello, dear student. So, today we are here to discuss the Pharma question paper. डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो कि सेकेंड ईयर में हैं, जिनका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होना है, का एग्ज़ाम 22 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो जो पेपर स्टार्ट होना है उसको कैसे आप प्रिपेयर करें और क्या क्या उसमें पढ़ना है, किस तरह से आपको पढ़ना है, वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे इफेक्टिव मैनर में कि किस तरह से आप अपने कंटेंट को तैयार करें, कैसे अपने एग्ज़ाम को तैयार करें ताकि इफेक्टिवली आप अच्छा और बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। ठीक है, तो लॉ एंड इथिक्स सब्जेक्ट है जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, मैंने देखा है। इसमें बच्चे सोचते हैं क्या लिखें, कैसे लिखें, कितना लिखें। उसी के संदर्भ में यहाँ पे मैं ये वीडियोस लाया हूँ और लगातार रहेगा जब तक कि क्लियर ना हो जाए पूरा का पूरा आपका। तो आज पहला है जिसमें कि लॉ एंड इथिक्स क्वेश्चन पेपर फॉर डी फॉर्म सेकेंड ईयर। ये एक तरह का मॉडल पेपर है ना। इस मॉडल पेपर के थ्रू आप अपने पेपर को जस्टिफाई कर सकते हैं। इसका अगर आज प्रिपरेशन करते हैं तो होप सो कि आप इस पेपर से वहाँ जो पेपर आपको देना है उसमें आपको 90% तक सपोर्ट और हेल्प मिलेगा। ठीक है, जिसमें कि क्या क्या होते हैं आपको पेपर पैटर्न पता ही है। 20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू होते हैं जो कि यहाँ पे दिख रहा है ना। 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे और उसके बाद होंगे आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, है ना। शॉर्ट आंसर जो कि 40 मार्क्स के होंगे, जो कि 40 मार्क्स के होंगे। तो चार क्वेश्चन जो कि 10-10 मार्क्स के आपको करने होंगे, चार क्वेश्चन जिसमें कि आपको 10-10 मार्क्स के करने हैं। और बाकी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप जो होंगे उसमें आपको दो क्वेश्चन होंगे 20-20 नंबर के, है ना। अब ये तो क्वेश्चनेबल है ना कि 20 नंबर में हम कितना लिखें, 10 नंबर में कितना लिखें और कंटेंट किस हिसाब से तैयार करें। तो आई होप कि अगर मैं यहाँ पे 3 से 4 पेपर तैयार कर देता हूँ तो आप बड़े आराम से इसको कर पाएंगे, है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। पहले एमसीक्यू क्या है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस क्या है ना? है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूल अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगर आपको एमसीक्यू आए कि इनमें से कौन सा नहीं है तो क्वेश्चन को पहले से ही आपको ध्यान से समझते हुए करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेड्यूल अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, इसमें कौन सा शेड्यूल नहीं है? तो इसमें शेड्यूल के नहीं है ना। शेड्यूल के नहीं है, बाकी एस तो है ही, एम तो है ही, के नहीं है। अंडर विच एक्ट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड? किस एक्ट में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है, शामिल है? तो आपने पढ़ा है फार्मेसी एक्ट है जो कि 1948 है ना।
व्हाट इज प्राइमरी पर्पज ऑफ द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985? तो लॉ एंड एथिक्स क्या है, जितने भी एक्ट हैं उस एक्ट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग क्या क्या लॉज हैं, वो लॉज यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है, एक्सप्लेन है। तो आप बताइए व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985? तो क्या आपने इसमें देखा, टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट abuse of narcotic drug psychotropic substance, to regulate the price of drug, to ensure the safety and efficacy of cosmetic product, to regulate the practice of pharmacy in India। क्या इन चारों में से पहला होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नारकोटिक ड्रग है तो ये प्राइस को कैसे कंट्रोल करेगा? आपको याद नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस को देखना है और इसके आधार पे आपको आंसर करना है। तो साफ पता चल रहा है कि टू रेगुलेट द प्राइस ऑफ ड्रग, ड्रग का प्राइस कौन रेगुलेट करेगा? ये थोड़ी ना करेगा नारकोटिक ड्रग, ये तो नारकोटिक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को रेगुलेट करते हैं। प्रिवेंट एंड कम्बैट एब्यूज ऑफ नारकोटिक ड्रग, एकदम क्लियर पता चल रहा है। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, जो लोग क्लास किए हैं, जो लोग सारे चैप्टर्स पढ़े, उनके लिए बहुत आसान है। एमसीक्यू आपका बहुत डीप नहीं आएगा, कैसा आएगा? सरफेस और सुपरफिशियल आएगा। तो कौन सा आंसर? ये तो पता चल गया यहीं से कि टू प्रिवेंट एंड कम्बैट अब्यूज ऑफ नारकोटिक ड्रग, मतलब कि नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को प्रिवेंट करने के लिए, उनका अब्यूज ना हो, गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए ये एक्ट आया है। ठीक है। टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इंडिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। फार्मेसी इंडिया को, इंडिया में फार्मेसी को रेगुलेट नारकोटिक थोड़ी ना करेगा। Which ethical principle is primarily concerned with the duty of healthcare professional to do good? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा इथिकल प्रिंसिपल है ना, कौन सा इथिकल प्रिंसिपल है जिसका प्राइमरीली कंसर्न विद द ड्यूटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। हेल्थ केयर प्रोफेशनल का पहला ड्यूटी क्या है अच्छा करने के लिए? इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो कि ये बताता है कि आपकी पहली ड्यूटी है, इसके इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपकी पहली ड्यूटी आपका ये है कि आप अच्छा करो? तो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है ना? लॉ एंड इथिक्स में मेडिकल इथिक्स आता है, उस इथिक्स में आपको 4 मोरल मेडिकल इथिक्स के बारे में बताया जाता है। ऑटोनॉमी, नॉन मेलिफिसेंस और बेनिफिसेंस, है ना, और लास्ट में जस्टिस। तो इनमें से कौन सा सबसे प्राइमरी ड्यूटी है? ये चारों ड्यूटी में प्राइमरी ड्यूटी क्या है? तो ऑटोनॉमी तो आपको पता ही है क्या होता है कि पेशेंट का राइट होता है टू टेक मेडिसिन और रिफ्यूज द मेडिसिन, मेडिसिन दवाई लेना या फिर इनकार कर देना, ये उसकी ऑटोनॉमी मतलब इथिक्स है, ये प्रिंसिपल है। इथिक्स प्रिंसिपल में ऑटोनॉमी एक आता है जो कि जिसके हिसाब से ये अधिकार होता है पेशेंट की, ऑटोनॉमी होती है कि वो दवाई चाहेगा तो ही लेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं लेगा, उसको डॉक्टर जबरदस्ती नहीं कर सकते। नॉन मेलिफिसेंस कि बेनिफिट हो या ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। बेनिफिसेंस बेनिफिट हो। जस्टिस कि जो भी स्कैर प्रोडक्ट है, कम अवेलेबल प्रोडक्ट है, मेडिकल प्रोडक्ट, वो उन्हीं को मिलना चाहिए जिनको ज़रूरत हो, तो जस्टिस होना चाहिए। तो इसमें बेनिफिसेंस एक है जो कि प्राइमरी कंसर्न है ना, हेल्थ केयर ड्यूटी में प्राइमरी कंसर्न है अच्छा करने के लिए। क्या बेनिफिसेंस होना चाहिए, पेशेंट को बेनिफिट होना चाहिए। पता चला कि दवाई खा लिया लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। what is the maximum penalty for what is the maximum penalty for a first time offense under the drug and cosmetic act for manufacturing substandard drugs? ना डिटेल में करते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा कर लें, आपको दिखेगा और अच्छे से, है ना, एक एक क्वेश्चन।
मुझे नहीं दिखेगा लेकिन ठीक है। नाउ इट इज ओके। व्हाट इज मैक्सिमम पेनाल्टी, है ना, पेनाल्टी की बात कर रहे हैं, फॉर अ फर्स्ट टाइम ऑफेंस अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सब स्टैंडर्ड ड्रग्स। देखिए सब स्टैंडर्ड ड्रग क्या होता है, सब स्टैंडर्ड ड्रग मतलब नकली दवाई, सीधी सी भाषा में समझिए आप। नकली दवाई बनाने की, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत नकली दवाई बनाने में क्या इस अपराध के लिए, पहली बार इस अपराध को करने वालों के लिए क्या पनिशमेंट है ना, या क्या पेनाल्टी है। तो इसके लिए जो पेनाल्टी है क्या होगा, इम्प्रिजन अप टू 1 ईयर। ये देखिए ये क्वेश्चंस के लिए आपको चैप्टर याद होना चाहिए, अदरवाइज या फिर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो इसके थ्रू आपको याद हो जाना चाहिए। इम्प्रिजन अप टू 1 ईयर नहीं, इम्प्रिजन अप टू 2 ईयर मतलब 2 साल की जेल, इम्प्रिजन अप टू 5 ईयर 5 साल की जेल, इम्प्रिजन अप टू 10 ईयर्स। तो इसमें से 5 साल की जेल जो है वो इसका पेनाल्टी है। ठीक। 6 क्वेश्चन, द प्राइमरी रोल ऑफ द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज टू। ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया का प्राइमरी रोल क्या है, डीसीजीआई है ना, डीसीजीआई। डीसीजीआई जो होते हैं इनका रोल क्या है, इनका रोल होता है, देखिए 4 ऑप्शन है, अप्रूव अप्रूव न्यू ड्रग्स फॉर मार्केटिंग इन इंडिया, रेगुलेट द प्राइसेस ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल, प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज। तो आप बताइए क्या हो सकता है डीसीजीआई का। प्राइसेस एसेंशियल मेडिसिन तो नहीं होगा, कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं होता है, प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस भी नहीं होता है, यही होता है ऑप्शन ए, अप्रूव न्यू ड्रग फॉर मार्केटिंग इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट 7 to 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा, इथिक्स इथिक्स चैप्टर से ही है ये, कि पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट होता है ना, मेंटेन या इसेंशियल, कौन सा डॉक्यूमेंट इसेंशियल होता है। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म, ये समझ में आता है क्या होता है, कंसेंट फॉर्म देते हैं, मतलब कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म क्या होता है कि जब डॉक्टर, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसका ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन कुछ ऐसा है कि जानलेवा टाइप का है, तो उस पेशेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके इस ऑपरेशन में हो सकता है आपकी जान का खतरा हो। तो इसमें आपकी जान का खतरा होगा तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, हम आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसके लिए आप कंसेंट दीजिए कि हाँ हम आप इसमें दोषी नहीं होंगे, आप मेरा ऑपरेशन करिए, उसी को कहते हैं इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन, पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड, क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल। तो ध्यान से समझिए कि इसेंशियल डॉक्यूमेंट क्या है, इसेंशियल डॉक्यूमेंट किस लिए, पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल डॉक्यूमेंट। तो पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड ही तो होता है, पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड जो है वही एसेंशियल डॉक्यूमेंट है पेशेंट की कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि पेशेंट को सिर्फ पता रहे और किसी को पता ना हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे कैंसर है, तो ये मेरा अगर मेडिकल डॉक्यूमेंट कहता है कि मैं किसी बीमारी से पीड़ित हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बीमारी को मैं किसी को ना बताऊं जिसकी वजह से कोई दुखी हो, तो वो मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी है ना, कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो वो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना। एक सेकेंड।
है ना। तो पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड जो कि कॉन्फिडेंस डॉक्यूमेंट होता है। विच एक्ट रेगुलेट द मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को, सेल को और डिस्ट्रीब्यूशन को? तो इसका तो आसान आंसर है। देखिए, फार्मेसी एक्ट 1948 क्या होता है, सबको करता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या करता है, 1940। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, है ना, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ये तो प्राइस को करता है। नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक, ये तो नार्कोटिक सब्सटेंस को। अब क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, है ना। बचा ये दोनों, जो कि मैन्युफैक्चरिंग को भी करता है और सेल को भी करता है और डिस्ट्रीब्यूशन को भी करता है ना। जस्ट लेट मी सी दी क्वेश्चन 8। नाइनटीन फोर्टी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक, मुझे भी था। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। दिस एक्ट regulate the manufacturing, sale, distribution of drug in India. Which of the following is not an ethical issue in clinical trial? देखिए, क्वेश्चंस करवा रहे हैं और ये वीडियो डी फॉर्म स्टूडेंट ही पूरा पूरा देख पाए, क्योंकि उन्हीं की जरूरत है ये, है ना। नो डाउट ये फोकस्ड है, वीडियो जो है स्टूडेंट फोकस्ड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इथिकल इशू इन क्लिनिकल ट्रायल? क्लिनिकल ट्रायल में कौन सा इथिकल इशू नहीं है? जैसे अगर पेशेंट को या वॉलंटियर को इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं किया, मतलब बताया नहीं कि आप पे हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, है ना, तो इथिकल इशू हो जाएगा, है ना। इथिकल इशू है, ये होना चाहिए, ये बताना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, ये भी पेशेंट को पता होना चाहिए, या पेशेंट का जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको भी इथिकल इशू है। आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि हाँ इनको हम क्लिनिकल, कोरोना के कोविड वैक्सीन में हम इनको लेके जा रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल के लिए, ये बात कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन, रिस्क बेनिफिट एनालिसिस। रिस्क बेनिफिट एनालिसिस मतलब ये भी जरूरी है, इथिकल इश्यूज है। अगर आप नहीं बताते हैं कि क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट है उस वॉलंटियर को किसी क्लिनिकल ट्रायल में, तो वो इथिकल इशू आ जाएगा, क्योंकि वो इथिक्स है। बताना चाहिए पेशेंट को कि देखो आपको ये रिस्क है, इस ट्रायल में इस तरह का रिस्क होगा, अच्छा ये फायदा होगा, इस तरह का एनालिसिस आपको बताना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन, अब जो भी मेडिकेशन देंगे क्या वो कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन इथिकल इशू बनेगा? नहीं, क्लिनिकल ट्रायल तो ऑलरेडी उसमें पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं, तो कॉस्ट नहीं बनेगा इथिकल इशू। इथिकल इशू समझ रहे हैं? इथिकल इशू मतलब पेशेंट रिलेटेड एथिक्स। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलिफिसेंस मीन्स, अच्छा नॉन मेलिफिसेंस मीन्स क्या होता है? अभी अभी मैंने पीछे बताया कि पेशेंट को नुकसान ना हो, भले ही फायदा ना करे, लेकिन वो दवाई, वो ड्रग नुकसान नहीं करना चाहिए, उसी को कहते हैं नॉन मेलिफिसेंस। 4 टाइप के प्रिंसिपल होते हैं, याद कर लीजिए, ऑटोनॉमी, नॉन मेलिफिसेंस, बेनिफिसेंस और जस्टिस। ये 4 तरह के मेडिकल एथिक्स में प्रिंसिपल होते हैं। तो नॉन मेलिफिसेंस क्या है? अवॉइड टू हार्म, हार्म नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। प्रोमोटिंग द वेल बीइंग ऑफ पेशेंट, है ना, उस दवाई का हो वेल बीइंग करे, कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योरिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, कोई दिक्कत नहीं। रिस्पेक्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ पेशेंट, ये भी करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन जो होना चाहिए नॉन मेलिफिसेंस का मतलब कि अवॉइडिंग हार्म टू पेशेंट, पेशेंट को हार्म नहीं करना चाहिए, फायदा भले करे या ना करे लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। ये नॉन मेलिफिसेंस का मीनिंग है, जो कि एथिक्स प्रिंसिपल है। विच कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया?
इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल को कौन सी बॉडी, कौन सी कमिटी अप्रूव करती है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, या इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, या ड्रग प्राइस कंट्रोल कमिटी, या नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी? कौन करेगा? ये तो करेगा नहीं, है ना। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी तो करेगा नहीं क्लिनिकल ट्रायल को। ड्रग प्राइस कंट्रोल कमिटी करेगा? नहीं करेगा भाई, वो तो प्राइस से मतलब रखता है, उससे थोड़ी ना। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड ये कर सकता है ना, यही करेगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं, ये नहीं, ये करेगा। कौन करेगा? इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 था। ठीक, नाउ लेट्स सी 12, 13, 14, 15 क्वेश्चंस। ओके, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट classifies drugs into various schedule. Schedule X specifically pertains to, जो शेड्यूल एक्स है वो स्पेसिफिकली किसको पर्टेन करता है? तो ड्रग दैट रिक्वायर स्पेशल स्टोरेज कंडीशन, नहीं, इस ऐसे ड्रग को नहीं। प्रेस्क्रिप्शन ड्रग विथ अ हाई पोटेंशियल फॉर एब्यूज, हाँ, है ना। जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं, हाई पोटेंशियल होते हैं एब्यूज के लिए, ऐसे ड्रग को ये पर्टेन करता है, रखता है शेड्यूल एक्स। मतलब आप जानते हैं शेड्यूल एक्स जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं और एब्यूज करने के लिए मतलब गलत इस्तेमाल करने के लिए, है ना, हाई पोटेंसी में, हाई पोटेंसी होते हैं गलत इस्तेमाल करने के संदर्भ में, मतलब उसका ऐसे प्रेस्क्रिप्शन ड्रग जिनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो ड्रग्स आते हैं शेड्यूल एक्स में, जो कि प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स विथ हाई पोटेंशियल फॉर एब्यूज। ये नहीं होगा, ओवर द काउंटर ड्रग नहीं होगा, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी नहीं होगा, है ना। विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग प्राइस रेगुलेशन इन इंडिया? कौन सी एजेंसी ड्रग प्राइस कंट्रोल करता है? बहुत आसान है ना, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग प्राइस रेगुलेशन इन इंडिया? तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नहीं, ये तो नहीं करेगा। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, नाम ही आ गया प्राइसिंग का, तो यही करेगा, सीधी सी बात है। ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा। इसी तरह से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। अकॉर्डिंग टू द फार्मेसी एक्ट 1948, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट इन इंडिया, देखो, ए डिग्री इन मेडिसिन, नहीं, मेडिसिन में डिग्री होने से नहीं है फार्मासिस्ट बन सकते। डिग्री इन केमिस्ट्री नहीं बन सकते। डिप्लोमा डिग्री, हाँ, डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी, या तो आपके पास डिप्लोमा हो या तो डिग्री हो, तो वो बन सकता है फार्मासिस्ट। द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन हेल्थ केयर एथिक्स प्राइमरीली इन्वॉल्व, है ना, मतलब जस्टिस के लिए जो लास्ट वाला है ना, 4 बताया था मैंने, ऑटोनॉमी, नॉन मेलिफिसेंस, बेनिफिसेंस, जस्टिस। तो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इसका क्या मतलब है? मतलब प्राइमरीली क्या होता है इसमें? तो इंश्योरिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, नहीं। प्रोमोटिंग पेशेंट ऑटोनॉमी, नहीं, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। जस्टिस का मतलब क्या है? कि न्याय होना चाहिए पेशेंट के साथ। तो न्याय तब होता है जैसे कि मान लीजिए ए बी निगेटिव का एक ही पैकेट ब्लड है, 2 लोग लेने वाले आ गए, तो वो ब्लड पैकेट उसको मिलना चाहिए जो ज़रूरतमंद हो, ना कि पैसे दिया या फिर सोर्स पर भी लगा लिया तो उसको दे दीजिए, नहीं, वो इथिकल नहीं होगा। इथिकल क्या होगा? जो ज़रूरतमंद है उसको देना चाहिए। तो फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ केयर रिसोर्सेज, यही मैंने बताया ना कि क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए और जरूरतमंद को ही मिलना चाहिए। दिस वन विज राइट। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल? अच्छा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अप्रूविंग न्यू ड्रग्स, regulating the practice of pharmacy within the state, setting drug price, conducting clinical trial,
नहीं, क्या होगा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल तो रेगुलेट करेगा, है ना, प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी की प्रैक्टिस को स्टेट में रेगुलेट करेगा। ड्रग प्राइस नहीं करेगा, ये तो कर ही नहीं सकता। अप्रूविंग ये भी नहीं करेगा। कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल ये भी नहीं करेगा, है ना। क्लिनिकल ट्रायल को कौन करता है, इथिकल रिव्यू बोर्ड ना। चलिए, द टर्म बायोइथिक्स रेफर्स टू, बायोइथिक्स का मतलब जहां पे बायोलॉजिकल बातें आ जाएंगी वो इथिकल इश्यूज इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर एंड बायोलॉजिकल साइंस, इथिकल इश्यूज इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर एंड बायोलॉजिकल साइंस होगा। स्टैंडर्ड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग ये तो नहीं होगा, है ना। मेथड फॉर इंश्योरिंग ड्रग क्वालिटी ये भी नहीं होगा। लीगल रेगुलेशन फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ये भी नहीं होगा। बायोथिक्स का मतलब खुद ही देखिए ना, इथिकल इश्यूज इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, वो दूसरे पॉइंट पे आ गया। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फार्मेसी इथिक्स वेरासिटी रेफर्स टू, ये क्वेश्चन आया है ना। वेरासिटी का क्या मतलब होता है, वेरासिटी अवॉइडिंग हार्म ये नहीं होगा। एथिक्स से बहुत क्वेश्चन है ना। इंश्योरिंग पेशेंट ऑटोनॉमी ये भी नहीं होगा। वेरासिटी का मतलब तो ये होता है ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी इन ऑल प्रोफेशनल इंटरैक्शन। 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की एलिमेंट ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन क्लिनिकल ट्रायल। इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्लिनिकल ट्रायल में क्या की एलिमेंट है, मतलब मेन बात क्या है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ द स्टडी, जहां तक यही सही होगा, क्योंकि पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री ये नहीं होता है यार, इन्फॉर्म कंसेंट में ये नहीं होगा। पेशेंट इंश्योरेंस डिटेल इन्फॉर्म कंसेंट में ये भी नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ द स्टडी ये भी नहीं होगा। क्या होगा, कंसेंट जो हम इन्फॉर्म करते हैं पेशेंट को, रिस्क के बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि ये बड़ा ऑपरेशन है, ये है, इसमें आपकी जान जा सकती है, इसको बताते हैं इसलिए, और क्या फायदा है इसको बताते हैं उसमें। लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट मतलब क्या होता है कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज में एडवर्टीजमेंट जो ऑब्जेक्शनेबल हो, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं ना हम जड़ से डायबिटीज को खत्म कर देंगे, ये जंतर है, ये मंतर है, इसकी वजह से आपका आपका डायबिटीज खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है ना, ऐसा नहीं होता। आप देखे होंगे बहुत से साउंड पे, है ना, साउंड पे बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि आपकी ये बीमारी हम जड़ से खत्म कर देंगे, 1 हफ्ते में आइए आपकी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। जो बीमारी का इलाज ही नहीं है उसको कैसे जड़ से खत्म कर देंगे ना। शेड्यूल जे पढ़ा है ना, डिजीज विच कैन नॉट बी क्योर, ऐसे डिजीज का अगर एडवर्टीजमेंट आ रहा है कि उसको जड़ से खत्म करें तो इसका मतलब वो मिसलीड है और वो फॉल्स एडवर्टीजमेंट है। तो इसके लिए क्या है, प्रोहिबिट क्या करता है, एडवर्टीजमेंट बता ही दिया मैंने, एडवर्टीजमेंट ऑफ द ड्रग क्लेमिंग टू हैव मैजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसा ड्रग जिसपे क्लेम किया जा रहा है कि जादुई शक्ति है ना, जादुई गुण है, सेलिंग में ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन एमसीक्यू जो कि ऐसे आएंगे और इस तरह से कंप्लीट होंगे। अब हम आपको बताते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं, इनका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आप जस्ट ये देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आंसर्स कैसे लिखना होगा, कितना लिखना होगा ये भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, और कैसे आपकी तैयारी होगी ये भी लास्ट में बताते हैं। तो चार क्वेश्चंस हैं 40 मार्क के। डिस्क्राइब, है ना, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है पीसीआई से। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लिए बेटा लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही आना है ये क्वेश्चन। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन द टर्म शेड्यूल एच ड्रग एंड लिस्ट 5 एग्जाम्पल्स।
तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बताना होगा, है ना। ये तो टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ दिया कि शेड्यूल एच ड्रग होता क्या है। अभी ऊपर पता है कि जितने भी प्रेस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, शेड्यूल एच ड्रग होते हैं। और इसमें जितने भी आप मेडिसिन लेते हो, डॉक्टर से प्रेस्क्राइब लेते हो, उसका नाम लिख दो, एंटीबायोटिक वगैरह का। डिस्कस द इथिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, कॉन्फिडेंशियलिटी, फार्मेसी प्रैक्टिस। ये देखिए आता है इथिकल वाला, बार बार आएगा। प्रिंसिपल, ऑटोनॉमी और कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना। ऑटोनॉमी को और कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करना है। व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डीपीसीओ 2013। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम बताते हैं आपको। पहले क्वेश्चन इसका भी देख लीजिए। जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं 20 मार्क्स के, वो इसी तरह से आएंगे। कैसे? डिस्कस इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ ड्रग अप्रूवल एंड रेगुलेशन अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इंक्लूड द रोल्स ऑफ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड। देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, है ना। सीडीएसओ एंड ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ डीसीजीआई, मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछा कि डिटेल में डिस्कस कीजिए प्रोसेस ऑफ ड्रग अप्रूवल एंड रेगुलेशन अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। एक क्वेश्चन ये हो गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि इंक्लूड द, ये भी बताइए कि क्या है सेंट्रल ड्रग, सीडीएसओ का रोल क्या है और डीसीजीआई का रोल क्या है उसमें, है ना। ड्रग अप्रूवल और उसके रेगुलेशन में ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट का क्या रोल है, सीडीएसओ का क्या रोल है, सीडीएससीओ का क्या रोल है, डीसीजीआई का, तीनों का काम पूछ दिया। तो वो डिटेल में है, आप देख लीजिए आंसर क्या है बताते हैं। एलेबोरेट on the ethical issues surrounding clinical trial, discuss importance of informed consent and role institutional review board IRB, है ना। safeguarding the right of the participant 20 मार्क्स के हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चंस है ना। इलेबोरेट ऑन द इथिकल इश्यूज सराउंडिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स जब हम करते हैं तो क्या इथिकल इश्यूज आते हैं, और ये भी बताइए कि क्या इंपॉर्टेंस है जो इन्फॉर्म कंसेंट देते हैं, बहुत जरूरी है इन्फॉर्म कंसेंट का क्लिनिकल ट्रायल में, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इथिकल इश्यूज बन जाएगा ना वो, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड IRB। तो यही क्लिनिकल ट्रायल का परमिशन भी देता है, याद रखिएगा। अब देखिए आंसर, हम आपको आंसर सिर्फ दिखा रहे हैं, आज बताएंगे नहीं, इसको एक बार फिर से करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस ही हमारी तैयारी है। अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप अच्छे से कर सकेंगे, है ना। आंसर शीट्स, चलिए ये तो मल्टीपल क्वेश्चंस है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हाँ ये आ गया, है ना। शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस के आंसर देख लीजिए क्या है। कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो पहले आप क्या करिएगा कि पीसीआई के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, इट रेगुलेट द फार्मेसी एजुकेशन प्रोफेशन इन इंडिया यूनिफॉर्मली एंड हाई स्टैंडर्ड अक्रॉस द कंट्री। पीसीआई रोल इंक्लूड सेटिंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड, ग्रांटिंग रिकॉग्निशन, फार्मेसी इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन, प्रैक्टिस ऑफ द फार्मेसी। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने के बाद आप कंपोजिशन लिखिए, है ना। पीसीआई का कंपोजिशन हेडिंग वाइज क्या है, इलेक्टेड मेंबर है। ये मैंने डिटेल में लिखा है, आपको नोट्स में भेज दूंगा, बल्कि आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको डायरेक्टली सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन कौन होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ केयर कौन कौन से होते हैं, कौन, एकदम टू द पॉइंट आंसर है। फंक्शंस ऑफ पीसीआई, पीसीआई का फंक्शन क्या है, एजुकेशन रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड इथिक्स, एडवाइजरी रोल, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फाइनली आप इनका कंक्लूजन बता दीजिए कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया प्ले अ वाइटल रोल रेगुलेटिंग
फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ना, बार बार आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बार बार चीजें जाएंगी कि पीसीआई क्या करता है, फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करता है इंडिया में। इट इट कॉम्प्रहेंसिव कंपोजिशन इंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स मेकिंग अ रोबस्ट रेगुलेटरी बॉडी। पीसीआई फंक्शंस रेंजिंग फ्रॉम द सेटिंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड, जो ऊपर आपने बताया वही सब है, शॉर्ट में है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपने क्या देखा था शॉर्ट में, शेड्यूल एच ड्रग क्या होते हैं, है ना, शेड्यूल एच ड्रग। तो ये देखिए मैंने बताया ना कि जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं वो शेड्यूल एच ड्रग होते हैं, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग शेड्यूल एच ड्रग होते हैं। तो डेफिनेशन लेबलिंग रेगुलेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग हो गया, शेड्यूल एच की ड्रग। लेबलिंग क्या होता है, शेड्यूल एच में आर एक्स जरूर लिखते हैं एंड क्लियर वार्निंग देते हैं कि दैट दे आर टू बी सोल्ड ओनली ऑन प्रेस्क्रिप्शन, एक क्लियर वार्निंग देते हैं। द लेबल टिपिकली स्टेट्स, उस पर लेबल लगा होगा कि शेड्यूल एच ड्रग वार्निंग टू बी सोल्ड बाई रिटेल ऑन द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। देखते हो ना एंटीबायोटिक जो होते हैं शेड्यूल एच की ड्रग होती है तो उस पर लिखा होता है रेड बॉक्स में, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ शेड्यूल एच, शेड्यूल एच का इंपॉर्टेंस क्या है, पेशेंट सेफ्टी के लिए, प्रिवेंशन ऑफ एब्यूज ताकि कोई गलत उसको यूज ना कर पाए गलत तरीके से, है ना, और थेरापेटिक, इसीलिए देखो क्या होता है, कोरेक्स सिरप होता है ना जिसमें कि जो कंटेंट होता है वो क्या करता है, थोड़ा सा थोड़ा सा नींद लाता है ना, इसी वजह से वो उसको लोग ज़्यादा यूज करते हैं अब्यूज के तौर पे नशे के लिए। तो वो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है और शेड्यूल एक्स में भी आता है जो अब्यूज के लिए यूज किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ शेड्यूल एच हो गया, है ना, एमॉक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेटफॉर्मिन, डाइजीपॉम। डाइजीपॉम क्या है, शेड्यूल एच ड्रग है। डाइजीपॉम किस लिए है, नींद वगैरह के लिए है, पर लोग यूज कर लेते हैं इसको नशे के लिए, है ना। प्रेडनिसोलोन है, ये भी प्रेडनिसोलोन भी नशे के लिए यूज कर लेते हैं लोग। कंक्लूजन हो गया, इथिकल प्रिंसिपल ऑटोनॉमी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी क्या क्या है ना, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का ही सिर्फ बताना है इसमें ना। इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है, रिस्पेक्ट फॉर द पेशेंट चॉइस, बताया ना, ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि पेशेंट की रिस्पेक्ट करनी है, कि पेशेंट हैज राइट टू टेक और रिफ्यूज द मेडिसिन, है ना। चैलेंजेस ऑफ ऑटोनॉमी क्या है, कॉम्प्लेक्स मेडिकेशन, मेडिकल इंफॉर्मेशन, वल्नरेबिलिटी पॉपुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या प्रिंसिपल है कि पेशेंट के गुप्त इंफॉर्मेशन को गुप्त रखा जाए, है ना, इसेंशियल इंफॉर्मेशन को गुप्त रखा, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे और इतना आंसर लिखेंगे, ठीक है। कि प्रिविजन फॉर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के लिए क्या क्या आंसर्स आप मेंशन कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। आप इसको एक बार देखिए, पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इस वजह से मुझे स्टॉप करना पड़ रहा है। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल होगा और इस कंटेंट से आपको एग्ज़ाम देने में बहुत सहूलियत मिलेगा, बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। जो भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है या कुछ आपका क्वेश्चन हो या कुछ आपका सजेशन हो कि सर ऐसे नहीं ऐसे बताइए, प्लीज़ कमेंट, ताकि मैं उस तरह से और उस वे में आपको चीज़ें बता सकूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।